अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज के इस लेक्चर में हम पीटर सिंगर की किताब एनिमल लिबरेशन नाउ के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास 2023 का एडिशन है जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इस किताब को पढ़ने के बाद जो टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं अपने रिसर्च के अंदर, उनके बारे में भी हम लेक्चर के एंड में डिस्कशन उसकी करेंगे। जो स्पीशीज़म का कंसेप्ट है, इसके अलावा जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जो कि आर्गूमेंट्स हमारे सामने पीटर सिंगर रखते हैं उनको भी हम मौजूद बहस लेकर आएंगे। और जिस तरह से हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि कोई भी आइडिया जो है वो अबव क्रिटिक नहीं होता, तो हम पीटर सिंगर के आइडियाज़ के ऊपर भी क्रिटिक करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीटर सिंगर कौन है। पीटर सिंगर अमेरिकन फिलोसोफर हैं और ऑक्सफोर्ड से इनकी एजुकेशन है। इसके अलावा इस वक्त वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बायोएथिक्स के प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने लातादाद मरतबा बड़े पैमाने पर फंडिंग्स हासिल की हैं, लाखों डॉलर्स में। लेकिन इन्होंने वो तमाम फंडिंग जो है वो एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की है। इनकी जो किताब का पहला एडिशन है वो 1975 में आया था। और बड़ी हैरत की बात है, पीटर सिंगर खुद कहते हैं कि उस वक्त कोई एनिमल राइट्स मूवमेंट नहीं थी, एनिमल वेलफेयर मूवमेंट्स नहीं थी, लेकिन आज ड्रास्टिकली इनकी किताब के तवसुत से और दीगर तहरीकों की तवसुत से बड़े पैमाने पर जानवरों की हकूक के मुतल्लिक आवाज़ें उठ रही हैं और लोग उस पर बात करना चाहते हैं और करते हैं। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मैं हमेशा से एक पावरफुल हुक यूज़ कर रहा होता हूँ कि आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आप खाना शुरू करते हैं तो जो आपके टेबल पर, मेज़ पर, प्लेट पर गोश्त पड़ा होता है, तो आपने कभी सोचा उसके मुतल्लिक कि ये एक जिंदा जानवर था, इसके एहसास थे, इसकी फैमिली थी? मैं तो ज़रूर सोचता हूँ। और या फिर या आपने कभी ये सोचा कि हमने जो उसको तकलीफ देकर मारा है, इसकी कोई इखलाकी वैल्यू है, इसकी अहमियत है? ये बहुत बेचैन कर देने वाला सवाल है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास जवाबात होंगे और बहुत सारे आर्गूमेंट्स लेकर आएंगे। हम उस पर बात नहीं करते, अभी हमारा आगे हम टॉपिक चलते हैं। तो पीटर सिंगर ने भी अपनी किताब में यही मौजू बहस लिखा और 2023 में इसको कंप्लीट किया। तो इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में एनिमल जो फार्मिंग है, फैक्ट्री फार्मिंग है, उसकी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो युवल नोह हरारी ने जो प्रीफेस लिखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्ट्स सामने रखे हैं कि किस तरीके से जो एनिमल की जो सेक्रीफाइस है ग्रेट लेवल पर, उसका इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट में, और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और किस तरीके से वो हमारी जो आइडियाज़ हैं उसको एक दफ़ा तो झंझोड़ सकता है। तो यहाँ पर इस प्रीफेस में योवल नोह हरारी ये भी कहते हैं कि जो तारीख में इस वक्त जानवरों के साथ हो रहा है वो शायद तारीख का सबसे बड़ा जुर्म है। तो अब हम देखते हैं कि इस जुर्म को जुर्म कहने के लिए हम कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और कौन से आइडियाज को इस्तेमाल करते वक्त इन्वोक करते हैं पीटर सिंगर। तो प्रीफेस में हरारी एक बड़ी मिसाल ये भी देते हैं कि आज जमीन पर मुर्गी जो है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ परिंदा है, और ये हमेशा से ऐसा नहीं था। और गाय और खंजीर इस वक्त कामयाब तरीन जो है वो जानवर हैं जिनको अगर उनकी तादाद के हवाले से मापा जाए तो पूरी दुनिया में जो इस वक्त पॉपुलेशन है जानवरों की वो 36% है। 36% के करीब हम इंसान हैं और बाकी 5% के करीब वाइल्ड एनिमल का मैस है। तो इस बड़ी कामयाबी के नतीजे में जानवरों ने बड़ी बेपनाह तकलीफ देखी है। तो हरारी ये कहते हैं कि हम इनको जिंदा तो रखते हैं, इनकी अफजाइश भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हम इनकी जज्बाती और समाजी जो ज़रूरतें हैं उनको हम मुकम्मल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही बेसिकली तजाद जिसको हम कहते हैं वो पीटर सिंगर की इस पूरी बुक का मरकजी ये मौजू है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे, आप मुझे कहेंगे, दलाइल देने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़रा फोकस कीजिएगा कि आपके वो तमाम दलाइल, उनमें कोई ना कोई नुक्स मौजूद होगा, कोई ना कोई हिडन आर्गुमेंट मौजूद होगा। तो पीटर सिंगर ने उन्हीं की जवाबात देने की कोशिश की है। पहले चैप्टर में वो कहते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर वो हमें बड़ा एक बारीक नुक्ता समझाते हैं। वो ये नहीं कहते कि इंसान और जानवर हर लिहाज से बराबर हैं या कुत्ते को भी वोट मिलना चाहिए। इनका एक बुनियादी असूल है, वो है इक्वल कंसीडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की एक, की नहीं समझो, सब टाइप है। इक्वल कंसीडरेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इखलाकियत का मतलब ये नहीं है कि इंसान सिर्फ अपने मुफादात को अहम समझे। इनका बुनियादी असूल ये है कि मुफादात मुसावी हों, इक्वल कंसिडरेशन हो लोगों की, यानी जिसको भी तकलीफ या दर्द या फायदा महसूस हो इसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंसान है तो उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बल्कि उनका भी जिनके जिनकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, जो जिंदा रहना चाहते हैं, जिनको दर्द, तकलीफ, खुशी महसूस होती है। तो इस मुफादात को कम या ज्यादा अहम नहीं समझना चाहिए। अब इसकी मिसाल यूं समझ लें कि इंसान और गाय जो है वो आग में जल रहे हैं, तो आप किसको बचाएंगे?
डेफिनेटली कोशिश तो यही होगी कि आप दोनों को बजाएं, क्योंकि दोनों की तकलीफ दर्दनाक है। तो पीटर सिंगर का इक्वल कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट भी यही कहता है कि दोनों के दर्द को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि दर्द दर्द ही होता है। सिर्फ ये कह देना कि इंसानों का दर्द वैल्यूएबल है, अहम है, इंपॉर्टेंट है, जानवरों का दर्द वैल्यूएबल नहीं है, ये एक गैर मुंसिफाना रवैया है, जिसको मैं बायसनेस के नाम से अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन पीटर सिंगर भी इसको बायसनेस कहते हैं, प्रेजुडिस्ड कहते हैं बिहेवियर, या अनजस्टिफाइड कहते हैं। तो इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए कि अगर एक बच्चे को और एक एडल्ट को भूख लगी है, तो दोनों की भूख को आप इक्वली सीरियस लेंगे ना। ये तो नहीं आप कहेंगे बड़े को पहले देना चाहिए। तो किस फैसला करते वक्त किसी भी नस्ल, कौम या मजहब या जिन्स या किसी भी स्पीशीज को आप बुनियाद पर फैसला नहीं करते। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इक्वालिटी का मतलब बायोलॉजिकल इक्वालिटी नहीं है। सिंगर ये भी नहीं कह रहे कि इंसानों को बराबरी दे दी जाए, या इस तरह से जानवर के साथ वो बैठ जाएं, या अकल और तहजीब या जुबान में वो बराबर हैं। वो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहाँ तकलीफ मौजूद है, सफरिंग मौजूद है, वहां पर मॉरल कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, वहां पे इखलाकी जवाज को भी सामने रखा जाना चाहिए। इस पूरी आर्गुमेंट के ऊपर किताब जो है वो खड़ी है। आगे चलकर वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का आइडिया वो जेरेमी बेंथम और जे एस मिल से बोरो करते हैं। जेरेमी बेंथम की किताब थी जिसमें इंट्रोडक्शन टू मॉरल एंड लेजिस्लेशन में उन्होंने इस आइडिया को डिस्कस किया था, जिसमें बेसिकली होता है कि हर एक शख्स को एक फर्द तस्वुर किया जाता है, एक से ज्यादा नहीं। इससे ये आइडिया होता है कि मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। यानी हर शख्स के, हर मखलूक के मफाद को मद्देनजर रखा जाता है, बराबर वजन दिया जाता है। यहीं पर वो अपना एक आइडिया जो है वो स्पीशीज्म को सामने लेकर आते हैं। याद रहे, स्पीशीज्म पीटर सिंगर से वाबस्ता नहीं है ये टर्म, ये बेसिकली और किसी रिसर्चर हैं, रिचर्ड राइडर हैं, उनसे एसोसिएटेड है। लेकिन हम स्पीशीज्म को समझते क्या है? स्पीशीज्म से मुराद यूं है कि इंसान अपनी नस्ल को, अपने मुफादात को सिर्फ इसलिए तरजीह दे क्योंकि वो इंसानियत है या वो इंसान है, और बाकी तमाम जानदारों से तासुब बरते क्योंकि ये कम जानवर हैं, ये तो कम अकल हैं, इनको तो मारो पीटो या इनसे अपनी मर्जी का काम लो। तो ये बेसिकली स्पीशीज्म दूसरी नस्ल के जानदारों के साथ तासुब रखने का नाम है, क्योंकि वो हमारी नस्ल से ताल्लुक नहीं रखते, तो इसलिए हम उनको अपने जैसा नहीं समझते, उनके दर्द को अपना जैसा नहीं समझते। तो ये बेसिकली आइडिया रिचर्ड राइडर से आया था। रिचर्ड राइडर के आइडिया को पीटर सिंगर ने इस्तेमाल किया। तो सिंगर का आर्गुमेंट ये है कि जो स्पीशीज़म है वो ऐसी ही है जैसे नस्ल परस्ती है या सेक्सिज्म है। आप नस्ल की बुनियाद पर अगर किसी गोरे को काले से बेहतर समझते हैं, या आप कौमियत की बुनियाद पर किसी एक कौम को दूसरे से बेहतर समझते हैं, या आप रिलीजन की बुनियाद पर किसी एक को दूसरे से बेहतर समझने लगते हैं, या आप कौम, नस्ल, बरादरी की बुनियाद पर किसी एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, इसी तरह स्पीशीज्म भी अपनी नोए इंसानियत को बाकी दूसरे जानदारों या जानवरों की नस्ल से बेहतर समझने का एक तासुब है। क्योंकि इससे हम दूसरे जानदारों की मफादात को डुबा लेते हैं, उनकी वैल्यूज़ की कदर नहीं करते, और उनको यूटिलाइज करते हैं बगैर किसी इखलाकी जवाज के। तो रेसिज्म नस्ल की बुनियाद पर तासुब है, और सेक्सिज्म जिन्स की बुनियाद पर तासुब है, और स्पीशीज्म स्पीशीज की बुनियाद पर तासुब है। तो सिंगर अब किस इखलाकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जानवरों पर भी रहम करो क्योंकि मजहब ये कहता है। नहीं, उनका ये आर्गूमेंट नहीं है। वो ये आर्गूमेंट भी यूज नहीं कर रहे कि ट्रेडिशन ये कह रही है। नहीं, अब वो ये भी नहीं कह रहे कि फितरत में हर जानदार बराबर है। नहीं, वो बायोलॉजिकल आर्गूमेंट भी यूज नहीं कर रहे कि सबको तकलीफ होती है वगैरह। वो उनकी जो आर्गूमेंट है वो डिवाइन कमांड नहीं है, ठीक है, ना ही ट्रेडिशन की बुनियाद पर कह रहे हैं, ना ही वो नेचुरल हायरार्की को मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं। बल्कि इनकी जो बुनियाद है वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में भी प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म है। यूटिलिटेरियनिज्म के चार कोर आइडियाज हैं, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, इसके अलावा इम्पार्शलिटी है, प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म है। तो इन तमाम चीज़ों में वो प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म से मुराद ये है कि अमल वो सबसे ज्यादा बेहतर है। एनी मॉरल एक्ट इज गुड दैट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, एंड इट रिड्यूसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन। तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इखलाक का सवाल ये नहीं है कि कोई अमल सिर्फ रवायत में मौजूद है या नहीं, या इस अमल के नतीजे में किसको फायदा पहुंचता है या नहीं, और क्या इससे तकलीफ से बचा जा सकता है या नहीं। बल्कि प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे, खुशी दे, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ को कम करे। तो बेंथम का भी मशहूर असूल यह है कि हर फर्द को एक शुमार किया जाए, किसी को एक से ज्यादा नहीं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी अमल के अखलाकी नताइज देखते हैं तो हम सिर्फ ताकतवर आदमी या मजहबी ग्रोह को या किसी समाजी की तादाद को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि हम मुतासर होने वाले हर शख्स, हर मखलूक के मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। तो
पीटर सिंगर फिर यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं कि अगर एक जानवर भी तकलीफ महसूस कर सकता है तो इस तकलीफ को हम इखलाकी हिसाब से क्यों बाहर रखें, उसको काउंट क्यों ना करें। तो यूटिलिटेरियनिज्म का जो आइडिया है वो आम खुशी और दुख के हिसाब से भी आगे जाता है, इसे हम प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि किसको जिस्मानी दर्द हुआ, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि किस जानदार की प्रेफरेंस जो है वो इम्पैक्ट हुई है, इसकी बुनियादी ख्वाहिशात, दिलचस्पियाँ, मुफादात क्या थे। मिसाल के तौर पर एक जानवर दर्द से बचना चाहता है और आज़ादाना हरकत करना चाहता है, लेकिन आपने उसको बांध के रख दिया। अब एक 2 3 4 साल के बच्चे को भी अगर आप ये कहें कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो वो भी रिएक्शन देगा। तो आप ये कैसे तस्वुर कर लेते हैं कि जो जानवर है वो अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से हमारे लिए तैयार हो रहा है खाने के लिए, इस्तेमाल के लिए। तो हर जानवर अपनी औलाद से जुड़ना चाहता है, नेचुरली तौर पर फितरी जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन हम बड़े पैमाने पर एनिमल फार्मिंग के थ्रू क्रुएलिटी बेस्ड प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए गैर फितरी तौर पर जानवरों की अफजाइश नस्ल करते हैं, जो कि एक तकलीफ दे अमल है। और इस सारे अफजाइश नस्ल के अमल को हम जायज़ करार देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, अगरचे हमारे पास मुतबादल खाने के ज़राए भी मौजूद हैं। तो फैक्ट्री फार्मिंग ये नहीं देखती कि इंसानों को जिंदा रहना है, फैक्ट्री फार्मिंग ये देखती है कि कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं गोश्त को खरीदना, और वो भी 8 अरब इंसानों में से हार्डली 1 या 2 अरब लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो फैक्ट्री फार्मिंग को सिर्फ पैसा चाहिए, और वो जानवरों की बुनियादी जो ख्वाहिशात है उसको कुचल देता है। उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है कि माहौलियाती तब्दीली पे कितना नुकसान पड़ रहा है, कितने बड़े पैमाने पर जंगलों को काट कर जो है वो घास फूस लगाया जा रहा है, कितने करोड़ों लीटर की तादाद में पानी इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी आप यूं मिसाल ले सकते हैं कि 1 किलोग्राम मटन को जनरेट करने में कितना पानी रिक्वायर है। आप खुद इसको सर्च करें तो आपके सामने आइडिया होगा। तो पीटर सिंगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसी बराबरी नहीं चाहते कि जानवर और इंसान बराबर ले जाए। वो ये भी नहीं कहते कि इनको वोट मिला जाए या इनको यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दिया जाए या मुर्गी को अदालत में बुलाया जाए। वो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पीटर सिंगर जब जानवरों की आज़ादी की बात करते हैं तो वो कोई नारे नहीं लगा रहे होते, वो एक अखलाकी कैलकुलेशन पेश हमारे सामने कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर गोश्त, दूध, अंडे या तजर्बात की बुनियाद पर एनिमल फार्मिंग में जानवरों को मुसलसल तकलीफ दी जा रही है तो इंसानों के पास इसका क्या जवाब है, जबकि इंसान इसके बगैर मुतबादिल जराए पर भी जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ सदियों से चली आ रही है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो हमें इस तकलीफ का अखलाकी जवाज जो है वो ढूंढना होगा। तो पीटर सिंगर यहाँ पर जेरेमी बेंथम का आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई चीज़ सफ़र कर सकती है, जब वो दर्द, खौफ, कैद या भूख या तन्हाई, अजियत महसूस कर सकती है, जिसका जवाब डेफिनेटली हाँ है, तो फिर इसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करना कि वो हमारी स्पीशीज नहीं है या वो जानवर हैं, ये बेसिकली स्पीशीज़म है। यानी ये तासुब है सिर्फ नस्ल की बुनियाद पर या अपनी नो की बुनियाद पर, अपनी बायोलॉजिकल हायरार्की की बुनियाद पर। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये एतराज़ करते हैं कि भी अगर जानवरों का दर्द अहम है तो फिर पौधों के साथ क्या मसला है, दरख्तों का क्या कसूर है, वो भी दर्द महसूस करते हैं। तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग, पीटर सिंगर के मुताबिक दर्द महसूस करने के लिए सेंटियंस जरूरी है। सेंटियंस से मुराद ये कि इस्साबी निजाम हो जो तकलीफ को महसूस कर सके, यानी नर्वस सिस्टम हो, ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, पेन रिसेप्टर हो, कॉन्शियस सफरिंग हो। जबकि वो बहुत सारे बल्कि वो पौधों में मौजूद ही नहीं होती। जबकि हमें पता है वो ममालिया जानवरों में, बड़े जानवरों में, रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवरों में मौजूद होती है। तो अगर कोई ये आर्गुमेंट यूज करता है कि पौधों को भी तकलीफ होती है, तो उससे ये सवाल पूछा जाना चाहिए पीटर सिंगर के मुताबिक कि फिर जानवरों को ग्रो करने के लिए बड़े पैमाने पर प्लांट बेस्ड डाइट खिलाई जाती है, उनको पौधे खिलाए जाते हैं। तो इसका मतलब है फिर तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा डबल होना चाहिए कि भाई पहले जानवरों को परवरिश करने के लिए बड़े पैमाने पे दरख्तों को काटा जाता है और फिर घास फूस को खाया खाया जाता है। तो आपका सवाल तो डबल इम्पैक्ट के साथ आना चाहिए कि आपको डबल फीलिंग्स आनी चाहिए कि भाई 2 पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई सिर्फ पौधों की तकलीफ के बारे में सवाल उठाता है, जो कि पौधों को तकलीफ नहीं होती, तो फिर उसको यह भी सवाल उठाना चाहिए कि अफजाइश नस्ल में, जानवरों की अफजाइश नस्ल में बड़े पैमाने पर दरख्तों का और घास फूस को भी काटा जाता है, तो उसको गोश्त के निज़ाम पर ज्यादा जोर से, शिद्दत से सवाल करना चाहिए। तो यही कोर प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म है कि किसी भी मखलूक के जो मुफाद है उसको हम फोकस रखें। और यहाँ पर वो बेंथम ने स्लेवरी के दौर में एक आर्गूमेंट लिखा था कि जानवर जो है, जानवरों के बारे में असल सवाल ये नहीं है कि क्या वो सोच सकते हैं, क्या वो बोल सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो दुख महसूस कर सकते हैं। और हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, एम्पल एविडेंसेस मौजूद हैं कि हाथी या बड़े जानवर जो हैं बड़े अरसे तक अपने बच्चों को याद रखते हैं, उनको तकलीफ महसूस करते हैं। चूंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है वाइल्ड में कि लंबे अरसे तक वो मॉर्निंग नहीं कर सकते, मातम नहीं मना सकते, क्योंकि उनकी सेफ्टी डैमेज होगी, इसलिए वो मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द महसूस नहीं करते। तो सिंगर इसको दुख या खुशी महसूस करने की कैफियत को सेंटियंस कहते हैं, हसासियत कहते हैं। किसी मखलूक के मफादात रखने की बुनियादी शर्त यह है कि उसको एहसास हो, तकलीफ हो।
एक पत्थर को आप ठोकर मारें, उसको महसूस नहीं होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई मुफाद नहीं है। मगर आप किसी जानदार को, दर्द तकलीफ महसूस करने वाले को मारें तो उसे तकलीफ होती है, क्योंकि उसका मुफाद है कि उसको तकलीफ ना दी जाए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला है कि जानवर दर्द महसूस करते हैं। तो पीटर सिंगर के मुताबिक बहुत आसान इसका जवाब यह है कि ये एक जहनी कैफियत है। हम बराह रास्त किसी ना तो खुशी को मैयर कर सकते हैं, ना हम किसी की तकलीफ को मैयर कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली इसका अंदाजा रवैयों से लगाते हैं। जब किसी को तकलीफ, दर्द हो, वो तड़पे, चीखे, पुकारे, रोए, तो हम यही अंदाजा इंसानों के बारे में भी लगाते हैं। तो हम जानवरों के बारे में भी यही राय कायम करते हैं कि भी उनको भी तकलीफ हो रहा है, जानवरों में भी वही इलामात आती हैं, उनका भी नर्वस सिस्टम हमारे जैसा ही है। दर्द कम करने वाली दवाएं उनको भी असर करती हैं। और यहाँ पर वो 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कॉन्शियसनेस के बारे में एक डेक्लेरेशन जो है वो अपलोड किया था, डेक्लेरेशन ऑन कॉन्शियसनेस, जिसका वो रेफरेंस देते हैं अपनी बुक में। वो कहते हैं कि जो मुमताज़ माहिरीन एसाब हैं वो ये तस्लीम करते हैं कि जो शऊर है वो बेसिकली इंसानों के साथ तमाम जो मैमल्स हैं, तमाम जो आपके सामने जानदार हैं, और पिस्तान वाले जो जानवर हैं उनके ऊपर भी, और यानी ऑक्टोपस तक के अंदर जो है वो दर्द की शिद्दत मौजूद होती है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंसान बरतर है क्योंकि वो अक्लमंद है, वो आगाह है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयर है, मनसूबाबंदी करता है, प्लानिंग करता है, वो सुपीरियर है। तो सिंगर इसमें एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट दिखाते हैं कि भी ठीक है, अगर आपने इंसान की डेफिनेशन की है तो फिर आप किस इंसान की डेफिनेशन करोगे? क्योंकि 15वीं सदी तक तो आपके नजदीक इंसान सिर्फ सफेद रंग का इंसान था। 12वीं सदी तक आपके नजदीक इंसान तो सिर्फ वो था जो फ्री मैन था। उससे पीछे चले जाओ, आपके नजदीक इंसान तो सिर्फ रोमन था, आप स्लेव को भी इंसान नहीं समझते थे। और सिर्फ 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले आप तो वुमेन को भी इंसान नहीं समझते थे, क्योंकि विट्रूवियन मैन का जो कंसेप्ट है, जो ह्यूमनिज्म में इस्तेमाल होता है, जिसमें परफेक्ट मैन की पिक्चर जो है वो डाविंची ने बनाई है, वो एक परफेक्ट मैन की पिक्चर है, वो परफेक्ट वुमेन उसमें नहीं दिखाई गई। तो फिर परफेक्ट इंसान को आप जब सामने लेकर आएंगे, तो फिर पीटर सिंगर उसमें ये सवाल पूछते हैं कि फिर उस बच्चे का क्या कसूर है जो आर्गुमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह तो फिर आप जहनी मौजूर अफराद जो हैं उनको भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनकी अकली सलाहियत डेवलप नहीं हुई, बच्चों की भी अकली सलाहियत डेवलप नहीं हुई। तो क्या फिर हम जो माजूर अफराद हैं या बच्चे हैं, क्या उन पे तजर्बे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि उनको तकलीफ होती है। तो फिर सिर्फ ये अकल का जो आर्गूमेंट है या जो दलील है, ये सिर्फ जानवरों के ऊपर लगाना कि उनको अकल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तजाद है। क्योंकि आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है कि उनको अकल नहीं है, उनकी अपनी इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी अपनी चीजें हैं। हमें सिर्फ उनको, उनके अफादियत को फोकस करना है, उनके प्रिंसिपल्स को फोकस करना है, उनकी वैल्यूज को फोकस करना है। तो पीटर सिंगर यहाँ पर लूशियस कैवियोला का भी हवाला देते हैं। लूशियस कैवियोला के मुताबिक कि लोग अकली सलाहियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नस्ल की बुनियाद पर, यानी इंसानियत की बुनियाद पर इंसान को तरजीह देते हैं। तो मुहक्किकीन का नतीजा ये है कि इखलाक जो है वो बेसिकली इंसान अपनी मरकजियत के अंदर फोकस रखता है कि भी सिर्फ इंसानों को राइट्स होनी चाहिए, जानवरों को राइट्स नहीं होने चाहिए। यानी हम अक्सर इंसानों के मफादात को सिर्फ इसलिए अहम समझते हैं क्योंकि वो इंसान है, और यही सोच जो है वो स्पीशीज़म है। और इसके बाद पीटर सिंगर जमीनी आर्गुमेंट्स की तरफ आते हैं, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि जानवरों पर जो बड़े पैमाने पर तजर्बात हो रहे हैं वो बेसिकली इंसानों की लाइफ सेव करने के लिए है। पीटर सिंगर के मुताबिक ये बेसिकली फौजी तहकीक, तजस्सुस की बुनियाद पर भी हो रहे हैं। तो इस सिंगर इनके ऊपर आर्गुमेंट देते हैं कि बंदरों को खाली पिंजरों में रखकर तकलीफ और डिप्रेशन में डाला जाता है, जो कि तकलीफ दे एक अमल है और हमारी ज़रूरत भी नहीं है इसके एतबार से। तो ये बेसिकली स्पीशीज़म का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। अब यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के आर्गुमेंट्स देते हैं कि यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सालाना लाखों और रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवर तजर्बात से गुजरते हैं, और जिनमें से अक्सर जो है वो केमिकल्स की जांच, रेगुलेटरी टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो पीटर सिंगर के मुताबिक आज अगर मुतबादिल तरीके मौजूद हैं, फिर इतनी बड़ी तादाद में जानवरों को बड़ी तकलीफ देना कैसे जायज़ है? और कहाँ पे आप जाके लकीर खींचेंगे कि भी इस जानवर को काटना है, इसको नहीं काटना, इस पे तजर्बा करना है, इसको नहीं करना? तो ये जो आपकी स्पेसिफिसिटी है कि भाई मेरा पेट तो ये सिर्फ कैट है या डॉग है, तो ये आप बाकी जानवरों के ऊपर क्यों नहीं लगाते? इसलिए क्योंकि आपको सिखाया गया है, आपको इंडोक्ट्रिनेट किया गया, आपको रोमांटिसाइज करके दिखा दिया गया कि भाई पेट तो सिर्फ कैट और डॉग ही हो सकते हैं या पैरट्स हो सकते हैं। फार्मिंग के मुतालिक वो बात करते हैं कि भाई जो गोश्त की जो सनत है वो इंतहाई जालिमाना तरीके से काम करती है। मुर्गियों को पिंजरों में रखा जाता है, वो पर भी नहीं खोल सकते, खंजीरों को सारी जिंदगी बंद रखा जाता है,
बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया जाता है, उनके दुम और सींग उनके काट लिए जाते हैं। तो ये कोई मजबूरी के तहत नहीं किया जाता, बल्कि मुनाफे की ख्वाहिश के पीछे किया जाता है। तो इस मुनाफे की ख्वाहिश में अगर कोई ये शख्स कहते हैं कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए गोश्त खिलाया जाता है, तो बहुत कमजोर आर्गूमेंट है, क्योंकि बहुत कम तादाद में लोगों के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो इसको खा सकें। बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो जानवर तो जिंदा रहते हैं, बच्चे भी देते हैं, मगर शदीद तकलीफ में उनके साथ ये सलूक होता है। और इसके बाद वो एक टॉपिक है उनका, लिविंग विदाउट स्पेशीजम है, फोर्थ चैप्टर, जिसमें वो बात करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से लड़ते हुए जो सेहतमंद जिंदगी का हम लुत्फ उठाते हैं, तो यहाँ पर वो वैगनिज्म यानी वेजिटेरियनिज्म के बारे में बात करते हैं। और कहते हैं कि 1975 तक कोई ये लफ्ज़ आम नहीं था और प्लांट बेस्ड डाइट सिर्फ एक मफरूज़ा था, और आज हमारे पास मुतबादिल खाने की अशिया मौजूद हैं। फिर वो ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जानवरों के इस्तेसाल से जो लोग मुनाफा कमाते हैं, इन्हें हमारी मंजूरी नहीं चाहिए, इनको हमारे पैसे की ज़रूरत है। वो हमारे असल में हमारे पैसे या उनके हमारे जो पैसे से रिलेटेड फैसले हैं उनको फोकस करते हुए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और नॉर्मल करके दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से एनिमल की जो सफरिंग है ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे लिए ये बने हैं। सिंगर यहाँ पर अपना वाक्य भी बताते हैं कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट के साथ, दोस्त के साथ बैठे हुए थे, रिचर्ड रिचर्ड मेरे ख्याल में नाम था उसका। तो वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि किस तरीके से रिचर्ड जो क्वेश्चन है वो उसको उनके साथ जब उनकी मीटिंग हुई, उनके साथ जब वो बैठे, तो उसमें उन्होंने ये सवाल किया, फोकस किया, ये देखा कि किस तरीके से जानवरों के बारे में जो तकलीफ है या पेन है उसको जो है वो इग्नोर किया जा सकता है। उसको कैसे लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको कैसे वो अ, अपने सामने लेकर ही नहीं आते। तो पीटर सिंगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट जो है वो ये भी यूज करते हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जानवरों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाता। तो असल सवाल ये है कि जब हमारे पास सामने खुद कोई आए खाने का सामान, तो अब हम सवाल करते हैं नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं नहीं करते। तो हमारे पास जो बहुत बड़ा आर्गुमेंट आजकल के दौर में यूज होता है वो मेंस डोमिनेंस का इस्तेमाल होता है कि अमूमन जो पहली जो यहूदी रवायात थी उसमें इंसानों को ये तफवीद कर दिया गया था कि इंसानों के ऊपर आप हाकम हैं, आप डोमिनेट कर सकते हैं। फिर वो बुक ऑफ जेनेसिस का भी हवाला देते हैं कि इंसानों को समंदर की जो मछलियां हैं उनको भी कंट्रोल करने का सहूलत जो वो दे दी गई है। तो इस तरह से फिर वो अरिस्टोटल का हवाला देते हैं कि अरिस्टोटल ने भी ये कहा था कि जानवर जो हैं वो इंसानों की खिदमत के लिए बने हुए हैं। तो अरिस्तु ने भी जिस तरह जानवरों को इंसानों का सहूलतकार कहा, तो इसी तरह अरिस्तु ने स्लेवरी को भी आर्गुमेंट दिया कि वो भी जायज़ है। तो यानी बेसिकली बर्तरी का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है, और पुरानी रवायतें, फ़लसफ़ा ख़ासतौर पर यूनानी और ईसाइयत और यहूदियत में इसकी जो है रूट है वो मौजूद है। तो अब इस आर्गुमेंट को वो इस्तेमाल नहीं करते। फिर वो ये कहते हैं कि इतने अरसे गुजरने के बावजूद भी हमारी कायनात के बारे में समझ बूझ नहीं है, हम रवायती तरीकों से जानवरों के साथ सलूक करने में आमादा हैं, क्योंकि रवायत ये कहती है या पुराना ट्रेडिशन ये कहता है या सदियों से ये चला आ रहा है या हम जायके के आदी हो चुके हैं। यहाँ पर वो इनलाइटनमेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो एक हमदर्दाना सोच डेवलप करने में कामयाब होती है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर उसने खवातीन और जानवरों को इग्नोर किया है। तो आजकल के दौर में हमारे पास स्पीशीज़म का आर्गुमेंट ये है कि हम बचपन से ही जानवरों वाले खिलौने बच्चों को देते हैं, उनको ये फील करवाते हैं कि ये तुम्हारे लिए बने हैं, इनको सुधारा जा सकता है। पिक्चर्स एडवर्टीजमेंट में मुर्गियों को हंसते खेलते हुए दिखाया जाता है, जानवरों को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है, दूध के लेबल्स पर उनको दिखाया जाता है कि वो बहुत सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ को। तो ये बेसिकली हमारी सोच डेवलप करते हैं, हमारी आदत बना देते हैं। पीटर सिंगर के ऊपर जो आर्गुमेंट्स हैं अब उनको हम डिस्कस करते हैं। मसलन इनकॉन्सिस्टेंसी ऑब्जेक्शन इस्तेमाल जो होता है, मसलन शिकारी ये कहते हैं कि भाई तुम भी तो गोश्त खाते हो, फिर हम पर क्यों तनकीद करते हो, तुम भी तो खाते हो, भाई ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो सिंगर यहाँ पर इसका जवाब देते हैं कि भी किसी की टांगे तोड़ देना भी जुल्म है और किसी के बाजू तोड़ देना भी जुल्म है, यानी किसी एक की मुनाफिकत किसी दूसरे की मुनाफिकत को कम नहीं कर देती। तो फिर प्रीवियसली भी उन्होंने आर्गुमेंट यूज किया था कि अक्सर लोग पौधों की मिसाल देते हैं, वो भी वीक आर्गुमेंट है। तो ये एतराज दरअसल में गोश्त खाते रहने का एक बहाना है। पीटर सिंगर अपनी किताब को एंड करते हैं इस आर्गुमेंट के ऊपर कि इस किताब को लिखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई है। यूरोपीय यूनियन ने इस कानून को तस्लीम किया है कि जानवर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, अशिया नहीं है, बल्कि सेंटिएंट मखलूक हैं। कई मुल्कों में, रियासतों में, रेफरेंडम में जानवरों को तंग पिंजरों में रखने पर पाबंदी लगी है। लेकिन वो ये भी वार्निंग देते हैं, चीन की मिसाल देते हुए, कि चीन जैसे मुल्क जो खुशहाल हुए हैं तो वहाँ पर फैक्ट्री फार्मिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है।
वो प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स की तरफ हमें मूव करने के बारे में कहते हैं। वो कल्टीवेटेड जो मीट है, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके बारे में हमें कहते हैं कि उसकी तरफ इंसानों को रुझान रखना चाहिए। और जहां पर वसाइल, वक्त और इंतखाब लग रहा हो, और वहां पर हमें ये फोकस करना चाहिए कि तकलीफ कम से कम हो। तो अगर पीटर सिंगर के पूरे आर्गुमेंट को हम सम अप करें तो हमें ये पता चलेगा कि किसी भी मखलूक के दुख को नजरअंदाज करने का कोई अखलाकी जवाज मौजूद नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हमारी इंसानियत की नस्ल से नहीं है। अगर वो दुख महसूस कर सकते हैं तो उनके दुख को तराजू में डालना और उनको इखलाकी नज़र से देखना हमारा फर्ज है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने कोई एनिमल राइट्स से मुतलिक सवाल आए तो आपसे ये पूछें कि क्या ये मखलूक दुख महसूस कर सकती है, सेल्फ अवेयर है। अगर उसका जवाब है हाँ है, तो फिर आपको उसके दुख की अहमियत की वैल्यू जो है वो देनी होगी। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं एनिमल लिबरेशन नाउ के ऊपर। मिसाल के तौर पर इस यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। वो ये है कि अगर बहुत सारे हजारों इंसानों को तकलीफ दूर की जा सके किसी तजर्बे की सूरत में, तो फिर क्या ऐसी सूरत में वो उसको दुरुस्त कहा जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमाइज तो कर रही है ना प्लेयर को। तो यहाँ पर टॉम रीगन जो राइट्स बेस्ड एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जानवर अपने आप में सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट ऑफ लाइफ हैं, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी गवर्निंग है उनकी। ठीक है। तो उस बुनियाद पर आप उनके राइट्स ले नहीं सकते, उनको खींच नहीं सकते। तो इस बुनियाद पर ये जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, ये थोड़ा हमें वीक नजर आता है, क्योंकि जो रिचर्ड टॉम रिगन है, उनका जो राइट बेस्ड आर्गुमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। दूसरी आर्गुमेंट है आर्गुमेंट फ्रॉम मार्जिनल केसेस का। मिसाल के तौर पर जहाँ पे पीटर सिंगर बच्चों के साथ मवाजना करते हैं और डिसेबल्ड लोगों के साथ मवाजना करते हैं, तो डिसेबिलिटी राइट्स वाले इसको इखलाकी तौर पर खतरनाक कहते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद कमज़ोर कर सकता है। फिर इसके अलावा पीटर सिंगर जो है वो सकाफती और तबकाती तौर पर बहुत सारी मुआशरों को फोकस करते हैं, लेकिन वो कम खुशहाल जो मुआशरे हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे समाज हैं, उसको फोकस नहीं करते, जहाँ पे जो गोश्त है वो बेसिकली सकाफत के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका इतलाक इतना सादा नहीं है, लेकिन इसका सकाफती शाऊर देने के बाद, दर्द का शाऊर देने के बाद, हो सकता है बड़े पैमाने पर गोश्त खोरी के जो अमल है उससे निकला जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आखिर में बताऊंगा कि एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर में क्या फ़र्क है। एनिमल राइट्स से मुराद ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जानवरों के बारे में ये सोचें कि वो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें नहीं, उनका अपना वजूद है, अपना मीन्स है, उनके जो राइट्स हैं वो में वो खुद सेल्फ गवर्निंग है, खुद अपने आप को वो मेंटेन कर सकते हैं। और तो सिर्फ इंसानी ज़रूरत की बुनियाद पर उनको खाना पीना मारना दुरुस्त नहीं है। जबकि एनिमल वेलफेयर में ये देखा जाएगा कि इनको तकलीफ कम हो, अगर काटना पीटना है तो ज़िबा करने का तकलीफ जो है वो कम होनी चाहिए, दर्द करने की दवाई देनी है तो दर्द कम किया जाए, और फार्मों में जो सहूलियात हैं वो बेहतर की जाएं। एनिमल वेलफेयर में बेसिकली जानवर ऑब्जेक्ट ही रहते हैं। उसमें ये नहीं कहा जाता कि जानवरों को इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि सिर्फ ये किया जाता है क्रुएलिटी कहाँ कम की जाए। तो एनिमल लिबरेशन नाउ में बेसिकली टॉम रीगन जिन्होंने राइट बेस्ड आर्गुमेंट दिया, इसके अलावा एनिमल लिबरेशन नाउ में जो पीटर सिंगर का जो आर्गुमेंट है, दोनों बहुत पावरफुल हैं। एक का यूटिलिटेरियन बेस्ड आर्गुमेंट है, एक का राइट बेस्ड आर्गुमेंट है। दोनों का आर्गुमेंट ये है कि जानवरों के हकूक जो हैं वो कंप्रोमाइज नहीं किए जाने चाहिए। रेगन के मुताबिक जानवरों को वसीला बनाना, अपनी सब ऑब्जेक्ट बनाना गलत है। और इसके अलावा उनको कितनी भी तकलीफ गुजर रही हो तो उसका कोई जवाज नहीं होना चाहिए। सिंगर के मुताबिक नजरियाती तौर पर कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन उनके मुताबिक जो है वो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस पर एतराज करेंगे। तो एनिमल वेलफेयर वाले ये कहेंगे जानवरों को इस्तेमाल करो, एनिमल राइट्स वाले कहेंगे कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करो। पीटर सिंगर ये कहेंगे कि जिस मखलूक को तकलीफ कम हो रही है, इसकी तकलीफ को इखलाकी हिसाब से बाहर मत निकालो, और इंटरेस्ट को बराबर अहमियत दी जानी चाहिए। और इसी तरह पीटर सिंगर और रीगन दोनों जानवरों के हक में खड़े होते हुए हमें नजर आते हैं। तो हमें एनिमल लिबरेशन और एलिमेंट मूवमेंट के बारे में फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल से अगर आपने फोकस करना है तो आप स्पीशीज़म के आर्गुमेंट को, आप इम्पार्शियलिटी को, नो हार्म प्रिंसिपल को, और इसके अलावा इक्वल कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट को फोकस करते हुए अदब में, कल्चर में, समाज में और एथनोग्राफिक स्टडी के अंदर फोकस कर सकते हैं। एनिमल के मूवमेंट्स के ऊपर, एनिमल के राइट्स के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप पीटर सिंगर को और टॉम रिगन के आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च को फोकस कर सकते हैं। आप इको क्रिटिसिज्म के आर्गुमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, मौसमियाती तब्दीली को एनिमल क्रिटिसिज्म के साथ जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिक आर्गुमेंट जो है, जिसमें इंसानों को तकवीयत या फोकियत दी जाती है, वो कैसे हाकमियत का तस्वुर पूरी ज़मीन के लिए नुकसानदेह है। और फिर ये आर्गुमेंट जो है वो किस तरह से स्पीशीज़म की तरफ जाता है, रेसिज्म से जुड़ा हुआ है, और जीनोफोबिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर ये इंटरसेक्शनल स्टडी की आपको रास्ते फराहम करता है। तो इसमें आप एक्सप्लॉयटेशन को बड़े पैमाने पर स्टडी कर सकते हैं। मैं बताऊं, सिर्फ लिटरेचर पे नहीं, सोसाइटी में भी और कल्चरल स्टडीज़ के अंदर भी
इसके अलावा जो हमारी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडीज़ हैं उसके ऊपर भी हम इन दोनों थ्योरिस्ट को स्टडी कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एनिमल लिबरेशन नाउ आपके पास एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है जिसमें आप एनिमल क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट्स को लिटरेचर में फोकस कर सकते हैं और भी एस्पेक्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।